अरे शांत हो जाओ, है ना। आज नहीं सुबह एक बैच मुझे मिला और मुझे उस बैच में जाना गुड पड़ा। इवनिंग सर। वन ऑफ द लेजेंड फिजिक्स के लिया करते थे। नहीं, नील सर, है ना। तो उस बैच में जैसे ही एंटर हुआ तो बच्चे, अरे ये कौन आ गया भाई। मेरे लिए भी थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे भी लग रहा था कि ये लात मार के ना निकाल दे। एंटर होने से पहले बोल दे, कौन है भाई तू, है ना। तो भाई मैं भी भगवान के हाथ वाथ जोड़ के गया। मैंने कहा भाई ऐसी सिचुएशंस भाई बहुत क्रिटिकल होती हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर एकदम से पता चले कि मैं नहीं आ रहा और मेरी जगह अब कोई और आए तो तुम लोग वैसे ही पगला जाओगे, अरे ये क्या तरीका होता है। ये क्या तरीका, अभी तो कैलोरी मेट्री भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बीच में कौन छोड़ के आता, पैसे ही हमने इसलिए भरे थे। तो भाई यही माहौल। सुबह एंटर हुआ, लीडर बैच खचाखच, स्टेडियम भरा हुआ। एंटर हुआ, वो देखे एकदम से पगला गए, है ना। कुछ लोग जानते थे, किस्मत की बात अच्छी ये रही क्योंकि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स 11th में पढ़े थे। कुछ लोगों ने नाम वाम सुना था तो उनने तो तालियां बजा दी, तो तालियां बजा दी तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने कहा चलो यार, अब तो जान पहचान के मिल गए, अब तो माहौल तो हम बना ही देंगे, है ना। तो जब शुरू हुआ तो मैंने बोल दिया कि भाई साहब पहले बता रहा हूँ 2 से 3 दिन लग जाएंगे फ्रीक्वेंसी को मैच होने में, तो थोड़ा सा मतलब विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स मुझे भी आती है। तो थोड़ा सा मोमेंटम बनाने में समय दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगी पहले दिन ही तुम बवंडर करना शुरू कर दो पढ़ाने से पहले, अरे क्या मतलब है। तो फिर शुरुआत हुई, तो मैंने कहा माहौल तो बनाना ही है क्योंकि समय वक्त है नहीं, क्योंकि ज्यादा अगर डिले किया तो इतने में तो माहौल ही क्या हो जाएगा, खराब। तो मैंने पूरी एनर्जी लगा दी, पहली क्लास में जितना सीखा था सब बता दिया। मतलब पूरा अपना बेस्ट। वैसे तो बेस्ट हमेशा रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं गुंजाइश रह भी रही होगी ना, वो भी लगा दिया, ठीक है। जैसी बैच खत्म हुआ भाई लोगों ने तालियां ही बजा डाली, है ना। उसके बाद जैसी बाहर निकला, कहते सर आपसे ही पढ़ना है। मैंने कहा बस, आर वाई रॉक्स, लीडर्स। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा इसी तरह के संकट चल रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो रिजल्ट का स्टेटस पता लगाया जाए। वैसे तो मैंने रिजल्ट देख लिया था, MP1 में काफी लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, अब 50 आउट ऑफ 60 काफी लोगों के थे एक पेपर में। दूसरे पेपर में भी ठीक था, पेपर तो मैंने देखा चूरन ही आया था, कुछ खास पेपर लग नहीं रहा था। फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने कसम खाई हुई है जब तक रहेंगे झंडा गाड़ के रखेंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ फटाफट से, ये बताइए कि कितना फिजिक्स पेपर दोनों मिलाकर के कितने का था। हाँ, 120। कितने लोगों के 120 में से 80 या 80 से अबव हैं। बहुत बढ़िया, 80 या 80 अबव, ठीक है। और कितने के 60 से 80 के बीच में। कम से कम मिनिमम वेरियर मार्क 60 था, 60 से नीचे तो अलाउड ही नहीं था, 50% बोल के गया था ना, तब लात मुंह से पढ़ेंगे अब तो। अच्छा ये बताओ कि कितने लोगों के 100+ हैं। ओके, कितने भाई। बहुत बढ़िया, शानदार। बताओ जल्दी बताते जाओ अपने आप। 101, 105, 100, सीधे 100 पे। 101, शानदार। हाँ, 200, 102, ओके। 102, 106, बहुत सही। 102, अरे शानदार, तालियां बजा दी जाए भाई, ठीक है। 100, अरे बहुत शानदार, ठीक है। बढ़िया भाई, बढ़िया, लगे रहो भाई, सफर बहुत लंबा है, अभी तो आधा सफर भी तय नहीं हुआ है। जिन लोगों से गलतियां हुई, सिली मिस्टेक्स हुई, जो भी हुआ सभी को पता है, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, पेपर घर पे आके एनालाइज करते हो, ठीक है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है, बहुत अच्छी रैंक तक पहुंचना है, तो वो एक छलांग में नहीं पहुंचा जा सकता, वो इंसान धीरे धीरे सीख करके ही आगे बढ़ सकता है।
और मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक ही दिन में यहाँ से वहां पहुंच जाऊंगा, मैं भी फिजिक्स का बॉन्ड बन जाऊंगा और मुझसे भी एकदम से सभी सवाल हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिजिक्स को सीखने में वक्त लगता है। केमिस्ट्री इंसान एक दिन में सीख सकता है कोई भी चीज, क्योंकि केमिस्ट्री में वक्त नहीं लगता, क्योंकि सोचना बहुत ज्यादा नहीं होता। फिजिक्स में क्या है कि थिंकिंग प्रोसेस का पूरा गेम होता है कि क्वेश्चन पढ़ के पहले लैंग्वेज समझना कितना चैलेंज होता है, सोचो। पहले लैंग्वेज समझना, उसके लिए अंग्रेजी बहुत शानदार होनी चाहिए। फिर लैंग्वेज को समझने के बाद कौन सी इक्वेशन लगानी है, कौन सी थ्योरम लगानी है, ये सोचना। और फिर इक्वेशंस बनाना, मतलब अब फिजिक्स का रोल आ गया। और फिजिक्स का अब इक्वेशंस बन गई तो भी आंसर नहीं आया, फिर उनको सॉल्व करके सही आंसर तक पहुंचना, मतलब मैथ्स का रोल आ गया। तो फिजिक्स हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों के लिए फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ होती है, ये मैं बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम अपने स्कूल के फ्रेंड से अगर पूछोगे ना, या मेडिकल वाले अपने दोस्तों से मिलोगे और अगर उनसे पूछोगे कि भाई तुम्हारा क्या स्टेटस है, तो वो ये कहेंगे भाई साहब ये फिजिक्स का पी नहीं समझ में आता। ठीक है, लेकिन ये बढ़िया बात है कि तुम लोग फिजिक्स में इतना शानदार स्कोर कर रहे हो। इसी मोमेंटम को आगे मेंटेन रखो, क्योंकि उस दिन भी बोला था कि एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां पे बने रहना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। वक्त लगता है चीजों को बदलने में, ठीक है, समय लगेगा। ठीक है, गलतियां जो हो रही है उनको सुधारो। जो लोग अच्छा नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है। ठीक है, जो लोग अच्छा नहीं कर पाए, मैं उनको कहीं डांट थोड़ी रहा हूँ। क्या मैं चाहूँ तो लिस्ट बना करके ले आऊँ, पकड़ पकड़ के इंडिविजुअली एक एक की बेइज्जती करना शुरू कर दूं? क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए। उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, उन्होंने मेहनत करी है, लेकिन हो सकता है कि कहीं हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। या तो हमें हो सकता है कि सवाल पढ़ के ही समझ में नहीं आ रहे, या फिर हो सकता है कि सवाल समझ में तो आ जाता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, या फिर हम एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। हम मार्क्स को देख करके कभी जज नहीं कर सकते कि अच्छा इसके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं तो ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि मैंने अपने टीचिंग कैरियर्स में ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत उनकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं, एप्टीट्यूड लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता है, उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, एंथ्यूज में जिस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां पे 3-4 इतने गजब के बच्चे हैं कि मुझे उनको देख करके लगता है कि यार ये बच्चे टॉप 100 में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि जब मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूँ, वो जिस डेप्थ तक पहुंच जाते हैं और जिस डेप्थ के वो लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, तो कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ कि यार इस लेवल पे जाके तो मैं ही नहीं सोच पाया आज तक। ठीक है, तो मार्क्स लाना ये थोड़ी अलग कहानी है। ठीक है, और यही हमें सीखना है, ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगा। तुम्हें फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन तुम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते, एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, है ना। तुम एग्जाम में सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर देते हो, तुम एग्जाम में जाकर के क्वेश्चंस को पढ़ करके एकदम से ब्लैंक हो जाते हो। यही तो सारे रीजंस होते हैं कहीं ना कहीं, अगर हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और ये हमें सुधारना होगा। हर चीज का सॉल्यूशन है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो। ये एग्जामिनेशन प्रेशर जिसको हम झेल नहीं पा रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ने लगता है हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हमारे हाथ कांपना शुरू कर देते हैं, माइंड जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैंक होने लगता है। ये जो सिचुएशन तुम फील कर रहे होते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन प्रेशर है, इसको आप हर दिन फील करना शुरू करो भाई। ठीक है, ये आपके साथ एक बहुत बुरी घटना क्या घट रही है पता है? वो ये घट रही है कि जो टेस्ट होता है वो 3 या 4 हफ्ते में एक बार होता है, और वो 4 हफ्ते में आप सिर्फ एक ही बार उस प्रेशर को फील करते हो, इसलिए आप उसके साथ हैंडल नहीं कर पाते हो। लास्ट के आधा घंटे में आपकी एफिशिएंसी कितनी कम हो जाती है, जबकि मुझे लगता है कि लास्ट के आधा घंटे में तो एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। भैया जैसे क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो आखिरी के ओवर में तो और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है, यहाँ आखिरी के ओवर में तो डॉट डॉट आउट। मतलब मैंने ये देखा है कि लास्ट के हाफ एन आवर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा कम ही पाई जाती है, मतलब जितनी पहले थी उसकी भी आधी हो जाती है। तो भाई ये क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में उस टाइम का वो प्रेशर जो है ना, वो हम हैंडल ही नहीं कर पा रहे, और उसको हैंडल करना तुम्हें ही सीखना है। कोई ऊपर से तो आएगा नहीं। अब सर कैसे सीखें? उसके लिए मैं पहले से भी बोलता आया हूं, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर दिन जब आप होमवर्क करते हैं, हर दिन आप ये सोच करके क्यों नहीं पढ़ते कि मेरा अगला दिन एग्जाम है। जस्ट फील इट, माहौल ऐसा क्रिएट करो कि मैं आज इसलिए पढ़ रहा हूं कि कल मेरा एग्जाम है। अगर इस माहौल के साथ आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आप जब रेस को सॉल्व करेंगे तो टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करें। आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है शीट में,
आप क्लास नोट्स अगर पढ़ रहे हैं, वॉट एवर, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप कोशिश करें उसको टाइम लिमिट के अंदर करने की कोशिश तो करो। होता है या नहीं होता, दिस डजंट मैटर। लोग आते हैं कि हो ही नहीं पाता तो क्या करें टाइम लिमिट लगा करके। नहीं, वो मैटर नहीं करता कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। मैटर ये करता है कि जब उस टाइम लिमिट को आप फिक्स कर देते हैं, कि जैसे कि सपोज रेस में 10 क्वेश्चन है, मैंने टाइम लिमिट लगाई 40 मिनट, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन 40 मिनट्स। कोशिश करूंगा। अगर कोशिश करूंगा ना, तो आपको बिल्कुल एज इट इज वही प्रेशर फील होगा जो प्रेशर आप एग्जामिनेशन हॉल में फील कर रहे होते। और सोचो अगर वो प्रेशर आप रोज फील करने लग जाओगे, तो इन सब चीजों से आप टैकल करना शुरू कर दोगे। ठीक है। और पता है इस एज में मैंने देखा है भाई कि हम इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते। ठीक है। जे एस्पिरेंट्स में तो स्पेशली बहुत ऑब्जर्व किया जाता है कि एक रोना लगा रहता है कि बस नंबर ही नहीं आ रहे। सब जीवन में अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, इस क्लास में समझ आ जाता है, हाँ आ जाता है। ठीक है। घर पे जाके होमवर्क करते हो, हाँ कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्कशन होता है, हाँ पूरा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। फिर नंबर क्यों नहीं आ, जेई तो नहीं पता चल रहा। ये इसलिए पता नहीं चल रहा कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, उनको आप बहुत बारीकी से उन पे एनालिसिस नहीं कर रहे। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, हाउ टू हैंडल दिस एग्जामिनेशन प्रेशर, हाउ टू सेलेक्ट द क्वेश्चन, कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, ये जो है ना, ये सारी स्ट्रेटेजी भी हमें सीखनी पड़ेगी। और बिना इन स्ट्रेटेजीज को सीखे हम एक जेई जैसे एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। लोग अगर मुझसे ये पूछते हैं कि सर जेई जैसे एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए क्या सिर्फ नॉलेज मैटर करता है, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है यार। नॉलेज क्या मैटर करेगा, 11वीं 12वीं की फिजिक्स है यार। 11वीं 12वीं की फिजिक्स में कौन सी तुमने रिसर्च करनी है यहाँ पे बैठ करके। नॉलेज से ज्यादा मैटर करता है साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी क्या है अंदर से, आप चीजों को कैसे टैकल कर रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। ठीक है। आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं या नहीं करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दो क्वेश्चन नहीं बनते आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, या ऐसा तो नहीं जब एग्जाम देने जाते हैं तो पहले से सोच के जाते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें भी सीखनी होंगी एक एग्जाम में, जेई जैसे एग्जाम में। मतलब अगर आप आईआईटीएन बनने का सोच रहे हैं और इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका, रेगुलर प्रैक्टिस। जिस चीज से आपको घबराहट होती है, जिन चीजों को डिसीजंस लेने में आप घबरा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, उन चीजों को रोज फील करना शुरू करो, सीख जाओगे। ऐसी कोई चीज है नहीं जो हम सीख नहीं सकते। बस उसके लिए हमें उस माहौल को अपने रूम पर खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तो ऐसा तो संभव नहीं है। ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। ये पूरा इन्वायरमेंट आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एग्जाम को कैसे टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी आपको पता नहीं है क्या नहीं करना, आपको सब पता है। कितनी बार बताया मैंने, नहीं बताया मैंने, बहुत बार बताया। लेकिन आप नहीं कर पा रहे ना, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो आप एक महीने में एक बार ही तो करते हैं। अब कोई चीज अगर एक महीने में एक बार की जाएगी तो हम उसमें परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते। परफेक्शन तब आएगा जब हम एक दिन में उसी चीज को 10 बार करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर परफेक्शन कैसे आता है, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे फील कर लेते हैं। मैं तो ये कहता हूं, मुझे जिस चीज से डर लगता है मैं उस चीज को 10 बार करता हूं एक दिन में, दैट्स ऑल। 1000 चीज करने से सिलेक्शन नहीं होता, एक ही चीज को 10 बार अच्छे तरीके से करने से ही सिलेक्शन होता है। यही है आईआईटी। आईआईटी इज नॉट ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव, इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी। सर ये वर्ड्स का मतलब समझ नहीं आया। क्वांटिटी मतलब दैट डजंट मैटर यार, क्योंकि 3 घंटे में 60 सवाल आते हैं या मैक्सिमम 65 या 70, इससे ज्यादा आते हैं क्या, नहीं आते। तो 60 सवालों को करने के लिए यहाँ पे स्पीड वगैरह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। और 70-60 जो भी सवाल आ रहे हैं पूरे तो वैसे ही नहीं आते, पूरे तो वैसे ही नहीं होने, है ना। अगर मैं जेई के पेपर की बात करूं तो किसी के अगर 60% 70% स्कोर अगर कोई कर देता है, तो मुझे जहां तक याद है उसकी एआईआर टॉप 1000 में बहुत आराम से आ जाती है। आप देख लो पिछले 2-3 साल के सिनेरियो उठा करके, 2-3 के क्यों, पिछले 10 साल के उठा करके देख लो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि कोई अगर 60-70% स्कोर कर लेता है तो उसकी एआईआर टॉप 1000 में आ जाती है। अब मैं तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनको मैंने खुद पढ़ा है, उनके 61-62% आए, 400 रैंक 300 रैंक ऐसी आई है उनकी। ठीक है। तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बस वही है कि वो 60% लाना भी आसान काम नहीं है। ठीक है।
लेकिन इस चीज को समझो, एनालाइज करो। कब तक इग्नोर करोगे? अभी तो तुम ये सोच के इग्नोर कर देते हो, हाँ ठीक है ना, एग्जाम तो 1.5 साल बाद है, तब तक कर लेंगे। 11th का वक्त तो तुम्हें फिर भी पता चला होगा, है ना, कि ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कुछ। लेकिन अब समय की रफ्तार इतनी तेज होगी, ऐसे पलट जाएगा, अरे 3 ही महीने बचे हैं, ये तो सितंबर 2022 चल रही है, अब क्या करूं? अब तक तो शुरुआत करी नहीं मैंने। हाँ मैं बता देता हूँ। देखो याद होगा तुम्हें खुद कि जब तुमने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो उस समय एक एक दिन भी बहुत बड़ा लगा करता था, और एक एक मोमेंट्स तुम्हें याद होंगे। ठीक है, 2 महीने 3 महीने की वो जर्नी बड़ी मतलब मेमोरेबल रही होगी। लेकिन उसके बाद अब समय कितनी तेजी से निकल रहा है, दिवाली कब आई कब चली गई, और चैप्टर कैसे बढ़ रहे हैं। अब समय की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि तुम्हें फील भी नहीं होगा, ये जो मेमोरीज हैं ये सिर्फ एक फ्लैशबैक रह जाएगा कि अरे यार अभी तो आया था कोटा, 2 साल हो भी गए, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये फ्लैशबैक की तरह निकल जाएगा। ठीक है, तो समय ये मत सोचो कि वो तो बहुत बहुत पास है, ये याद रखो। ठीक है, आज से करोगे ना, तब जाकर के परफेक्शन आ पाएगा, और तब शुरू करोगे तो परफेक्शन एग्जाम के बाद आएगा। कब आएगा? घर बैठ के जब बापूजी मार रहे होंगे पकड़ कर तब आएगा। ठीक है, तो ये मैं बोलता हूँ यार, हर दिन ये सोच करके क्यों नहीं पढ़ते, अपने आप को हर स्थिति के लिए तैयार रखो ना यार। एक दिन में कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाता है क्या? हा? तुम ये सोच रहे हो कि एक ही दिन में हम चमत्कार कर देंगे, एकदम से ही कुछ ब्लास्ट कर देंगे, और अगले दिन देखना सर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, कोई मेंटल प्रेशर नहीं होगा, एक क्वेश्चन देख के तुरंत पता चल जाएगा कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, बस सर वक्त तो आने दो। अरे नहीं भाई, एक दिन में बड़ा चेंज नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना पड़ेगा। पता नहीं कब कौन सी सिचुएशन आ जाए भाई, आज हमारे सामने आ गई सिचुएशन, लेकिन हम तैयार थे, अगर तैयार नहीं होते तो पिघल गए हो तब तक, है ना। तो यही है भाई, समय का कुछ नहीं पता, कब क्या सिचुएशन आ जाए आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेंटली आपको हर सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। आपको नहीं पता होता, मैं तो यही सोचा था अब माहौल चिल चल रहा है, अब क्या एंथ्यूज खत्म होने वाला है, अब 2 बैच रह जाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, डाउट बताया करेंगे सबको। ये सोचा था, मुझे क्या पता था कि एकदम से नंबर ऑफ बैचेस 4 की जगह 6 हो जाएंगे। लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब आप उसी समय बोलो, आपको बोला गया कल, हमें तो कल पता चला, कल कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे और ये कल से आपको कंटिन्यू करना है। अब हम कहते हैं सर क्या कर रहे हो यार, अरे तैयार ही नहीं है सर क्या तुम्हें लगता है कि वो कहते हैं हाँ ठीक है सर आप आराम से तैयार हो जाए सोच लीजिए आराम से। और ऐसा भी नहीं होता कि हमसे पूछा जाएगा कि सर आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये तो रहता ही नहीं है। इट्स अ ऑर्डर कि जाना है भाई, तैयार रहो, कल उतरना है तुम्हें और संभालना है तुम्हें, तुम पे ही भरोसा है। तो ठीक है हाँ सर बिल्कुल। अब ऑब्वियस सी बात है, लोगों को दिखने के लिए लग सकता है कि हाँ इन्होंने एक रात में तैयार करके अगले दिन कर दिया होगा, पढ़ के आ गए होंगे। क्या तुम्हें लगता है एक रात का खेल होता होगा? एक रात में कुछ हो सकता है? एक रात वाला खेल तो ये होगा कि सामने जाकर भूल जाऊंगा सब, देखते ही सकल अरे क्या 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 पढ़ाना था बेटा कैलोरीमेट्री की स्पेलिंग में समझ में नहीं आएगा, ओ आगे आएगा पीछे आएगा। ठीक है, तो ये इंसान अपने आप को तैयार करता है इन सब चीजों के लिए। तो तुम भाई जिस जंग के लिए तैयारी कर रहे हो वो एक रात में नहीं होगी, या 2 महीने या 1 महीने में नहीं हो पाएगी कि 1 महीने पहले सर सब कुछ कर लेंगे। ये जो जितनी चीजें आपने बताई है ना सर, सब लिख रखी हैं, सब पता है हमें, लेकिन सर हम अभी से क्यों करें? क्योंकि अभी से करेंगे तो हमारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे वेस्ट नहीं होंगे, स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और सुधर जाओगे। और नहीं करोगे तो भाई सच बता रहा हूं कि तुम कितना भी पढ़ लेना, तुम कुछ भी कर लेना, चीजें सुधर नहीं पाएंगी। और तुम ये मेरे से पूछते रहते हो सर सिली मिस्टेक बहुत होती है कैसे सुधारूं, मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस। तो लोग कहते हैं इसमें क्या नया बताया इसमें तो तुम क्या मतलब मुझसे ये सवाल क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ पूछते हो कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि बेटा कल आना मेरे पास 5 बजे, मैं तुम्हें एक चूरन की पुड़िया दूंगा और सुबह और शाम उस पुड़िया को खाते रहना, तो 15 दिन बाद तुम्हारी सारी स्लिम। मुझे क्या सब चमत्कारी बाबा समझ रखा है तुमने है? मतलब क्या, मतलब मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हो? अब ऐसे बोलते हैं कि सर स्ट्रेटेजी बताओ, मैंने कहा गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, इसमें नया क्या बताया आपने?
अरे यार तो मैं क्या बताऊं यार, वही कॉमन चीज है, वही तो बोलूंगा यार। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, और मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं बाबा कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख करके बता सकूं, या तो मैं बोल दूं कि तुम्हारे जीवन में जैसे वो सब होता है ना, वो मैं देखते ही बता दें, अच्छा बेटा तुझे ये दिक्कत है, तू एक काम करना, नीम के पेड़ पे जाके पानी चढ़ा देना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये सब तो मेरे को आता नहीं है भाई, ठीक है। ध्यान रखें भाई इन सब चीजों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। कैलोरीमेट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सिंग। आई होप प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बन रहा है। चलिए, होमवर्क में क्या क्या दिया था? उसका कोई यूज नहीं था, जानबूझ के डाला गया था। भाई साहब कह रहे हैं कि सर कल क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर में एक थर्मल एक्सपेंशन का वो आ गया था, वो मैंने ही जानबूझ के डलवाया था, उसका कोई यूज नहीं था। मैंने कहा ऐसे भी क्वेश्चन डालने चाहिए जिसमें कोई लोग सिर्फ डेटा देख करके क्वेश्चन छोड़ दें। उसमें लिखा था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन उस सवाल का कोई भी यूज नहीं था। आधी जनता ने तो पढ़ के छोड़ दिया होगा, ये सर ने पढ़ाया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, चलो आगे बढ़ जाओ। मुझसे बोला गया था सर इसको कटवा दे, इसका यूज नहीं है। नहीं, मैंने कहा जानबूझ के डाला गया है, इसको डले रहने दो, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जेईई एडवांस में, कॉम्प्रिहेंशन बना देंगे 2-2 पेज के, और लोग देखते छोड़ देंगे। पता चला कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब पढ़ा तो उनका कोई लेना देना था ही नहीं। तो आदत बनाओ, ठीक है। ये कॉफिशिएंट एक्सपेंशन दो पढ़ेंगे ना लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है। अरे नोट करोगे? जरा देखिएगा ध्यान से, बनाते जाइए फिर एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्या टाइम बॉम्ब लगा दिया क्या? प्लानिंग है क्या उड़ाने की? हाँ देखो कितने संस्कारी बच्चे हैं। अब चुप हो जाओ, है ना। क्यों चाह रहे हो कि अभी माहौल 2 मिनट में तुम्हें पता सेट कर दूंगा अभी, है ना। फिर रोगे यहाँ बैठ करके, हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी फिर। देखो फ्लो कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। मान लो कि सड़क पे तुम जा रहे थे, एक बोतल मिली, बोतल के अंदर कोई लिक्विड था। अरे हंस क्यों रहे हो यार, पढ़ाने नहीं देते यार तुम लोग, है ना। अब आपने सोचा कि यार इस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये मेजर की जाए, ठीक है। तो आप उसे लेकर के आए, ठीक है। तो अब उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट करके बता दोगे यहाँ यही है ना। तो अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक डिवाइस है, और जिस डिवाइस का नाम क्या है, फ्लो कैलोरी मीटर।
और इस फ्लो कैलोरीमीटर की हेल्प से हम उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है मैं उसको आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर क्या होता है, एक ट्यूब होता है और इस ट्यूब के अंदर यहां से लगातार हम पानी को फ्लो कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पानी पानी नहीं, जो भी लिक्विड है, अननोन लिक्विड, उसका जो मास फ्लो रेट है मतलब डीएम बाय dt, वो है m डॉट। क्या है? m डॉट। m डॉट यहाँ पे जो है वो क्या है? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट का मतलब हर सेकंड में कितना मास यहां से फ्लो किया, मतलब केजी पर सेकंड। यहाँ पे हमने एक हीटर लगा रखा है और ये हीटर जो है वो हीट सप्लाई कर रहा है। जब ये हीटर हीट सप्लाई कर रहा है तो उसकी पावर पी दी हुई है। क्या दी हुई है? पावर पी। इस पावर की परिभाषा बताएं जल्दी से, क्या होगी? एक सेकंड में जो एनर्जी इसने सप्लाई करी। क्या ये बात मानते हो? तो देखो, जब यहां से पानी एंटर होगा तो उस समय उसका टेम्परेचर सपोज टी था। कितना था? टी। यहाँ पे हमने थर्मामीटर लगा रखा है जो टेम्परेचर बता रहा है। जब पानी यहां से बाहर निकला उस समय उसका टेम्परेचर था कितना? टी नॉट। तो इसका मतलब जो पानी एंटर हुआ उसने हीट तो एब्जॉर्ब करी होगी, तभी तो टेम्परेचर बढ़ा। हीट कहां से आई है? हीट कहां से आई है? हीटर से आई है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो देखना मैं यहां पर क्या बोलूंगा, एक सेकंड में कितनी एनर्जी दी आपने? पी। और एक सेकंड में कितना पानी बाहर निकला? एम। जो पानी बाहर निकला एक सेकंड में उसी का तो टेम्परेचर बढ़ा है। तो जरा ध्यान से देखना, ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन इन 1 सेकेंड, बराबर लिखूंगा m डॉट s इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? टी नॉट माइनस टी आई। अब देखना ध्यान से, हमारा पर्पज है इस s को मेजर करना। ये बात समझ आ रही है कैसे लिखा है? हमारा पर्पज क्या है? s को मेजर करना। तो यहां पर मैं एस एल की वैल्यू बराबर क्या लिख सकता हूं? p डिवाइडेड बाय m डॉट इंटू टी नॉट माइनस टी आई। ये क्या है? ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखना भाई, हीटर तुमने लगाया तो तुम्हें उसकी पावर पता है। अगर हीटर तुमने लगाया तो तुम्हें उसकी पावर पता है। अरे पता है भाई, ठीक है। यहाँ पे थर्मोमीटर लगा रखे हैं तो थर्मोमीटर की रीडिंग आपको ये भी बता देगी इनलेट टेम्परेचर क्या है और आउटलेट टेम्परेचर क्या है। जे भी पता है, जे भी पता है, जे भी पता है। ये एम डॉट। तो पर सेकेंड इस कैलोरी मीटर के अंदर आप कितना लिक्विड फ्लो करा रहे हैं, क्या वो भी पता है? वो भी पता है। तो अगर ये सारी वैल्यू पता है तो जे नहीं पता क्या? जे भी पता है। यही है पर्पज इसका। नहीं आया समझ? अब देखना, एक और चीज बता देता हूं। यहां पर ये जो एम डॉट है ये जनरली क्वेश्चंस में दिया नहीं होता। जनरली हमें क्वेश्चंस में क्या होता है ना, उस लिक्विड की डेंसिटी दी होती है। क्या दी होती है? लिक्विड की डेंसिटी। अगर आपने कहीं देखा हो क्वेश्चन, मिला होगा पक्का, ठीक है। ठीक है, तो पता है इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? रो इंटू वी डॉट। रो क्या है? रो है डेंसिटी। किसका डेंसिटी? लिक्विड का। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ये वी डॉट क्या है? ये है एक सेकंड में जो वॉल्यूम फ्लो किया है, या इसी को बोल सकते हैं दिस इज व्हाट? वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या भाई वो समझ में आ रहा है? अगर कोई मुझसे इसकी यूनिट पूछे तो इसकी यूनिट बोलूंगा क्या? मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये भी याद रखना रिलेशन। कभी कभी क्या होता है, एम डॉट नहीं दिया होता और हम उस सवाल में एम डॉट को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं कहाँ गया एम डॉट, और वहां साइड में लिख देते हैं कि डेंसिटी ये है और वॉल्यूम फ्लो रेट ये है। तो इसका मतलब वो आपको कहीं ना कहीं इसी की वैल्यू बताना चाह रहा है। क्या ये बात क्लियर है? नोट डाउन दिस। ये अच्छा, चैट अभी ये वो नहीं हो पाया। ये कौन है? ये गधा यहाँ पर बिलर आ रहा है, बिलर आ रहा है। अबे तुम क्लास करने क्यों आते हो यहाँ पे? तो बाहर करो। ये कौन है? सर्वेश्वर नाम का। पागल हो क्या बिल्कुल ही? 100 मैसेज कर दिए उसने। और पढ़ना आता है मुझे।
अननेसेसरी मैसेज कर रहे हैं नालायक, गधे हैं बिल्कुल। मन तो करता मिल जाए, घूसे घूसे पड़े हैं इनके। क्यों क्यों? है? अच्छा अच्छा। पिताजी के सामने मत बोल देना कि बहुत धुआं धुआं आ रहा है। इतनी लात घूसे पड़ेंगे ना तुम्हारे, ये गायब हो जाएगा एक ही बार में धुआं तुम्हारा। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं हो जाएगा फिर। तो देखो यार, इस पर रिलेटेड भी आपके सामने सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको शायद सीट में भी एक सवाल मिला होगा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कराने को मैं करा सकता हूँ, वही क्वेश्चन उठा लूँ शीट वाला, या फिर आपको पावर की वैल्यू दे दूं, इसकी वैल्यू दे दूं, इसकी वैल्यू दे दूं, और फिर पूछ लूँ ये क्या होगा, क्या कर पाओगे? लेकिन मैं कराना नहीं चाह रहा, क्या मतलब है वो वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एक और टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। एक टर्म होता है इवेपोरेशन, और दूसरा टर्म होता है बॉइलिंग। लोगों को लगता है दोनों का मतलब सेम होता है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग इज नॉट सेम। पहले तो अभी समझते हैं बॉइलिंग के बारे में, तो हमने पढ़ लिया, जैसे पानी बॉइल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। देखो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, और आपने देखा भी है, लेकिन आपको शायद पता नहीं चला होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस गिलास में जो पानी रखा हुआ है, ये सपोज गलती से मुझसे फैल जाए, और सपोज यहाँ पे जमीन पर स्प्रेड हो जाए, और फिर उसके बाद हम इस पानी को साफ करना भूल जाए, हम चले जाए, फिर हम कल वापस आके देखेंगे, हमने देखा पानी का है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई आकर के पी गया पानी जमीन से। है ना? वो पानी जो था वो धीरे 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 क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो इवेपोरेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे होगा। इवेपोरेशन तो कभी भी हो सकता है। तो सर अगर इवेपोरेशन कभी भी हो सकता है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि उसको इवेपोरेट होने के लिए, मतलब उस लिक्विड को वेपर बनने के लिए किसी ने तो एनर्जी दी होगी, कोई तो होगा जिसने लेटेंट हीट दी होगी, अपने आप तो नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। सो किसने दी? मैंने कहा उसी के भाई बंधुओं ने। उसके भाई बंधु सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, तो उसके भाई बंधु ने कहा कि तू वेपर बनना चाहता है? उसने कहा हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि देखो यार, सब तो वेपर बन नहीं पाएंगे। अब मान लो यहाँ पर 200 लोग हैं, ठीक है, वेपर सब बनना चाह रहे हैं, लेकिन सब तो बन नहीं पाएंगे। तो उन 200 लोगों ने आपस में मिलकर के डिसाइड किया कि देखो सब तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ, हम अगर मदद करें तो कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को वेपर बना सकते हैं। कैसे? हमारे पास जो एनर्जी है वो उसको दे दें, और हम अगर अपनी एनर्जी उसको देंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा भी होगा, ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से, जैसे कि पानी वगैरह भर करके काफी लंबे समय तक रख के आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गए नहाने के लिए, आप वहां पानी रखा है, भूल गए, फिर अगले दिन जाकर के उसमें देखा, हाथ डाल के अरे पानी तो इतना बहुत ठंडा हो रखा है। आपने ऐसा फील किया है कभी? काफी लंबे समय तक किसी बर्तन में अगर पानी रख देते हैं तो वो कूल होने लग जाता है। वो कूल क्यों होने लग जाता है? क्योंकि कुछ भाई बंधुओं को उसने वेपर बनाया। अब दूसरों की मदद करी है, बाहर से तो एनर्जी मिली नहीं है, और दूसरों की मदद करने के लिए उसको अपनी एनर्जी देनी पड़ी, और अगर उसको अपनी एनर्जी देनी पड़ी तो सिंपल सी बात है, उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। एनर्जी कम हो गई तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये है, आपस में ही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के कुछ मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे देते हैं, और अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, मान लो इस कंटेनर के अंदर पानी है m ग्राम, ठीक, और सपोज ये इस समय टेम्परेचर किस पर है, T1 पर। अब होगा क्या कि यहां से वेपर फॉर्म होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, वेपर फॉर्म होना स्टार्ट होगा, और सपोज कुछ देर बाद कितना वेपर फॉर्म हो गया, m1। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ देर बाद ये वैल्यू आ गई m1,
तो अब देखना मैं इक्वेशन पता है क्या लिखूंगा, इस m1 को वेपर बनाने में एनर्जी कितनी देनी पड़ी, m1 इंटू LB। LB क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या गरीबों को समझ आ रहा है? लेकिन ये एनर्जी किसने दी है, इसने खुद दी है यहाँ पे लेकिन पानी कितना बचा अब, m माइनस m1। ये एनर्जी आई कहां से, इतने मास का टेम्परेचर क्या हो गया कम, इसके लिए क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। मान लो फाइनल टेम्परेचर हो गया T2, कितना हो गया बेटा, अगर फाइनल टेम्परेचर T2 हो गया तो दिस इज व्हाट T1 माइनस T2। कैसा लगा देख के, ये है हीट जो देनी पड़ी किसको, अपने भाइयों को। अगर अपने भाइयों को दिए एनर्जी तो उनकी तो कम होगी ना, तो उनकी कितनी होगी, कितनी होगी। क्या इस तरीके के अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे क्या सॉल्व कर पाओगे, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट डाउन दिस। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, हाँ इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का टेम्परेचर सेम रहेगा। हाँ वो चला गया, बाहर चला गया। नहीं एक्चुअली में सिर्फ वेपोराइजेशन नहीं हो रहा होता, प्रोसेस तो बहुत हो रही होती है, वेपर बन भी रहे होते हैं और साथ ही साथ वेपर कंडेंस भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस पूरी एक साथ चल रही होती है। ठीक है, लेकिन हम उतना डिटेल में जा नहीं रहे, जितने काम की चीज है बस उतना ही याद रखेंगे, क्योंकि एक आध सवाल कभी देखने को मिल सकता है। नहीं यही तो इंटरेस्टिंग बात है, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। इवेपोरेशन के केस में ऐसा नहीं होता है कि पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा फिर 100 पे जाएगा, ये सीधे यहीं से सीधे वेपर बनता है। क्या बनता है, वेपर बनता है, डायरेक्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, यहीं से सीधे इसका वेब, यहां पर था T1 पर, सीधे वेपर बन गया, इतनी एनर्जी ले ली, दैट्स ऑल। इसीलिए तो ये डिफरेंट है बॉइलिंग से। हाँ, जो भी उस समय टेम्परेचर रहा होगा उसका एटमॉस्फेयर का, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब टेम्परेचर। T2 इसका फाइनल है। तो एक स्टेटमेंट लिखना फटाफट। ये जो मटके वगैरह होते हैं, ठीक है, इन सब में पानी, या कुएं वगैरह जो होते हैं उन सब में पानी इसी प्रोसेस से ठंडा रहता है, पता है, 9th-10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हो। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिख लेना, इवेपोरेशन अकर्स, evaporation occur at the every possible temperature, evaporation occur at the every possible temperature। इसी के साथ समाप्त हुआ ये चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। देखा वो बहुत छोटा सा चैप्टर था, 3 से 4 लेक्चर का। हाँ, नहीं कंसिडर करते ना उस प्रोसेस को, उस समय जब तक नहीं बोला जाता तब तक हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये अलग प्रोसेस है, बॉइलिंग इज एंड इवेपोरेशन टू डिफरेंट प्रोसेस, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमने अभी तक जब हाँ होता ही है नॉर्मली इवेपोरेशन। उस दिन कोई सवाल पूछ रहा था ना कि सर 25 डिग्री सेल्सियस पे भी तो वेपर बन जाता है, तो मैंने बिठा दिया था, मैंने बैठ जा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाएगा इवेपोरेशन के बारे में, जो कि आज तक नहीं किया गया, देखा ही होगा, किया था किसी क्वेश्चन में, तो हम कंसिडर भी नहीं करते। हाँ कभी कभार हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो वो क्वेश्चन इतने ही लेवल का आएगा। ठीक है, कि मान लो इतने वेपर बन गए तो इस पानी का टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, तो हमें समझ में नहीं आता कि पानी का टेम्परेचर क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसको वेपर बनाने में मदद भी किसने करी है, उस पानी ने ही करी है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूं, वैसे तो वेपर प्रेशर और बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन वो नीड ही नहीं है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको, जब पढ़ा है थोड़ा बहुत। ठीक है, देखिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में we are going to start a new chapter, and that is what, elasticity।
अब दो चैप्टर हैं इसमें, एक इलास्टिसिटी और इसके बाद क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। ये भी कैलोरीमेट्री जैसा ही बहुत सिंपल चैप्टर है। कैलोरीमेट्री क्या तुम्हें कोई टफ लगा के? है ही नहीं कुछ, दो ही फॉर्मूले हैं, एम एस डेल्टा टी या एम इंटू एल। बस प्रोफाइल थोड़ा बहुत अलग हो सकता है क्वेश्चंस का, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, चूरन चैप्टर है ना। ठीक है, सुनिएगा। इलास्टिसिटी ये किसी भी गिवन मटेरियल की एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है? कि जब भी हम किसी भी गिवन मटेरियल के शेप या साइज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, मतलब उस गिवन बॉडी को हम डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आज से पहले हमने हमेशा रिजिड बॉडी की बात करी है, लेकिन रियल लाइफ में रिजिड बॉडी जैसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप किसी भी गिवन बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली उस गिवन बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। किसी बॉडी के अंदर थोड़ा ज्यादा डिफॉर्मेशन आ सकता है और किसी गिवन बॉडी के अंदर थोड़ा कम डिफॉर्मेशन आ सकता है। तो इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, उसको समझने की कोशिश करना। मान लीजिए सपोज मेरे पास यहाँ पर एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज समझते हैं, और उस स्पॉन्ज को यूं मैंने तोड़ मरोड़ दिया और फिर ऐसे छोड़ दिया, क्या होगा? क्या वो दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर लेगा? यही प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। जब हम किसी भी बॉडी के शेप या साइज को चेंज करते हैं, या हम कह सकते हैं उस बॉडी को हम डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उस बॉडी के अंदर कुछ ऐसा होता होगा, या हम कह सकते हैं उस बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं, जो रीस्टोरिंग फोर्सेस उस बॉडी की हेल्प करते हैं टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मैंने तो यूं मोड़ के, अब देखना ऐसे मोड़ के मैंने छोड़ा, और जैसे मैंने छोड़ा वो अपने आप से एकदम से तैयार हो गया। हाँ भाई, तो एक बात बताना मुझे, तो इसका मतलब जब मैंने ऐसे ऐसे किया, जब उसकी शेप साइज को मैंने चेंज किया, तो इसका मतलब उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हुए थे ना, जिसने उसकी मदद करी दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन करने। ये बात आप स्प्रिंग ब्लॉक से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक आपके बहुत करीब रहा है ना। अगर आप एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें और सपोज आप इस तरीके से आपने खींचा और छोड़ दिया, जैसे आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो इस तरीके से थोड़ी देर ऑक्सीलेट करेगा और फाइनली अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो जब आपने खींचा तो उस बॉडी के अंदर कुछ रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हुए, जो कि उस समय स्प्रिंग फोर्स था। कौन सा फोर्स था? स्प्रिंग फोर्स था। समझ में आ रहा है? अब देखना, हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के ये देखना चाहते हैं कि यार जब हम बॉडी के शेप या साइज को चेंज करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि उस बॉडी के अंदर कुछ रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, है ना। कुछ तो होगा ना, कुछ तो मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्सेस क्या हुए होंगे, डेवलप हुए होंगे। तो इन चीजों को हम समझना चाहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस। तो जैसे कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक रॉड कंसिडर करी, और इस रॉड के अंदर सपोज यहां पर मैंने 2 पॉइंट कंसिडर किए, ठीक है, पहले दूर दूर ले लिए लेकिन हो सकता है बहुत पास है, ठीक। और सपोज इन 2 पॉइंट्स के बीच का ये जो सेपरेशन है ये R0 था। कितना था? R0। इस R0 को एक नाम है, दैट नेम इज व्हाट? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। मतलब जब ये बॉडी अपनी नेचुरल शेप और साइज में होता है ना, तो ए और बी मैंने 2 नाम रख दिए। ए और बी कोई 2 मॉलिक्यूल है, तो जब ये बॉडी अपने नेचुरल शेप और साइज में होती है तो ए और बी के बीच की जो दूरी है उसको बोला जाता है क्या? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है। अब अगर तुमने यहां पर इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, ये सारे बर्तन घर से उठा के यहीं ले आए हो क्या? बोतलों से परेशान हो गया हूं एक 3 लोगों की, खून पी लेते ना लगे। टुन टुन टुन। मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स एक इधर लगाया और एक फोर्स इधर लगाया, तो आप शायद इस बात को फील कर पा रहे हो कि जब आप फोर्स लगा करके खींचेंगे तो ये बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होगी। क्या होगी? इलोंगेटेड होगी। और ये जो 2 पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो ये सेपरेशन है, दैट इज व्हाट?
पहले जो R0 था वो अब चेंज हो जाएगा और अब सपोज R1 हो गया। ये बात तो देख के ही समझ में आ रही होगी कि फोर्स अगर इस तरीके से लगाया है तो ये जो R1 है ये क्या होगा, है बढ़ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? अब देखना ध्यान से, तो इसका मतलब ये तो तय है कि R1 की जो वैल्यू है वो R0 से ज्यादा है। अब इसको जैसे ही छोड़ोगे ये बॉडी क्या करेगा, क्या दोबारा से यहां जाना चाहेगा? तो कुछ तो हो रहा होगा ना। तो इसका मतलब जब आपने यहाँ पे खींचा तो ये रहा आपका A और ये रहा आपका B। तो B ने A पे एक फोर्स लगाया और वो फोर्स कहां लगाएगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? अंदर की तरफ, क्योंकि वो इसको अपने पास बुला रहा है। और बी पे भी इधर फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स लगा है ये है इंटरनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। क्या हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स और ये फोर्स क्या दोनों सेम चीजें, अलग अलग चीजें? ये दोनों अलग चीजें। ये है एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है इस बॉडी के शेप को चेंज करने के लिए। ये है इंटरनल फोर्स जो कि उसकी मदद कर रहे हैं उसकी शेप को रिगेन करने में। तो इलास्टिसिटी के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो बॉडी अगर अपनी शेप को दोबारा से रिगेन कर रहा है तो कौन से फोर्सेस जिम्मेदार हैं, जे वाले या जे वाले? क्या इंटरनल फोर्सेस जिम्मेदार हैं? क्या मेरी बात समझ आ पा रही है? बहुत शानदार, एक नंबर। तो देखिएगा जैसे हम छोड़ेंगे ये बॉडी पास में आने की कोशिश करेगी। एक और चीज, अगर मैं यहाँ पर इस बॉडी पर फोर्सेस ऐसे लगाता, ठीक है, इसको इलोंगेट करने की बजाय इस बॉडी को मैं क्या करता, कंप्रेस करता। अगर मैं कंप्रेस करता तो ए और बी जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं उनके बीच का जो ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन सपोज R2 हो जाता और जनाब इस R2 की वैल्यू R0 से ज्यादा होती है कम होती है? कम होती है। अभी मैंने फोर्सेस ऐसे लगाए, तो जब मैंने फोर्सेस इस तरीके से लगाए तो ये मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो कम हो गया। अब मैं जैसे ही छोड़ूंगा क्या होगा, क्या दोबारा से दूर जाने की कोशिश करेगा? मानते हैं इस बात को? तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे तुम इन मॉलिक्यूल्स को पास में लाने की कोशिश करोगे तो बी की वजह से ए पे जो फोर्स लग रहा होगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? वो कहेगा दूर जा भाई, और ये भी कहेगा इससे दूर। मतलब इस समय जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना ये फिक्स सही है। अगर इनके बीच की दूरियां इससे ज्यादा बढ़ाने की तुमने कोशिश करी और इससे कम करने की कोशिश करी तो गारंटी है इस बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं ये वही है जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती थी, उसी तरीके से ये है एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब आप इसको छेड़छाड़ मत करो, अगर ये चेंज हो गया तो गारंटी है कि उस बॉडी के अंदर फोर्सेस क्या होंगे, डेवलप होंगे। देखिएगा दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग बात, दुनिया में अगर कोई भी फिनोमिना खुद से होता है, ये बात हमेशा याद रखना, दुनिया में अगर कोई भी फिनोमिना खुद से होता है तो वो उस केस में हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर मैंने इनको ऐसे खींचने का छोड़ दिया, जैसे मैं छोड़ूंगा तो पास पास आ रहे होंगे, जब ये पास पास आ रहे होंगे तो गारंटी है इस बात की कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। मैंने इनको इस तरीके से कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद जैसे ही छोड़ा तो क्या होगा, दूर जाएंगे। मतलब अगर मैं नेचुरल फिनोमिना के अगेंस्ट में वर्क करूंगा तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डस्टर यहां रखा हुआ है, अब मैं इसको अगर ऊपर ले जाना चाहूंगा ये अपने आप चला जाएगा, मैं बोलूं चल ऊपर जा, उड़, उड़ जा, उड़ा ही नहीं। क्या करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर लेके गया। लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा क्या ये नीचे जा रहा है? दुनिया में कोई भी सिस्टम अगर फ्री टू मूव है तो वो सिस्टम कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि वो सिस्टम हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वर्सेस आर, आर है डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ किया, एक्सपेरिमेंटली इस ग्राफ को ड्रॉ किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके का पाया गया। शायद ये कभी देखा हो, ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का पाया गया। ठीक, इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये ग्राफ आपको क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा
कि F बराबर माइनस डी बाई डी आर होता है, ये मैंने पढ़ाया था वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसमें जो F होता है, F ये कौन सा वाला फोर्स है? ये है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो उसमें डेवलप हुआ है। ये वाला जो फोर्स था ना, ये वाला फोर्स, ये तुम इस ग्राफ से बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक, अगर आप इस पॉइंट पे मैं बात करूं, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो जल्दी से बताना उस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? हाँ, मतलब इस पॉइंट पर क्या मैं कह सकता हूं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस जीरो होंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक मॉलिक्यूल यहां पर है, ये वाला ए है और ये वाला अगर बी है, तो इस समय ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा? आर नॉट होगा। क्या इस आर नॉट को मैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोल सकता हूं? अब देखो एक काम करते हैं चीज को समझने के लिए, जो ए है, ए जो मॉलिक्यूल है अंदर वाला, उसको फिक्स कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? फिक्स। और जो बी है, बी उसको मूव कराएंगे। तो मान लो इस बी का ये डिस्टेंस हो गया R1। ये डिस्टेंस कितना हो गया? R1। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इस पॉइंट से आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा? आगे जाऊंगा। अगर मैं आगे बढ़ा, मान लो ये रहा वो पॉइंट R1 वाला, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इस टेंजेंट का स्लोप विद नेगेटिव साइन क्या मुझे फोर्स देगा? हाँ या ना? तो एक बात बताना, अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी इस पॉइंट पर, तो इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या? आपने बॉडी को जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, फोर्स उसके विपरीत दिशा में लग रहा होगा। और वो तो मैं वैसे भी देख ही चुका हूं, लेकिन इस ग्राफ से भी आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात बताना मुझे, आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी, इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या नहीं है? तो अगर तुमने इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाया तो क्या तुमने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई? और अगर तुमने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई तो जैसे ही रिलीज करोगे, क्या दोबारा से वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहेगा? नहीं आ रहा समझ? दूसरा, अगर मैंने यहां पर, ये तो ये वाला केस था ए नंबर, बी वाला केस, अगर मैंने इनके बीच का, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को कम कर दिया, मान लो यहां पे ले आया, मान लो इस डिस्टेंस को कितना कर दिया? R2। कितना कर दिया? R2। मतलब ए और बी के बीच की दूरियां बढ़ाई हैं घटाई? ए और बी के बीच की ये जो दूरी है, ये मैंने कितनी कर दी? R2। अब देखना इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे कहूं टेंजेंट ड्रॉ करना, टेंजेंट, टेंजेंट स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है और आगे भी नेगेटिव, ओवरऑल ए टर्म अगर ये पॉजिटिव, तो बी पे जो फोर्स लगेगा वो आर की दिशा में या आर की विपरीत दिशा में? देख लो ग्राफ से भी आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। क्या ये बात क्लियर है भाई? नहीं आया समझ में? इंटरेस्टिंग बात, मोस्ट ऑफ द बॉडीज के लिए, अबाउट 95% बॉडीज के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। इस ग्राफ में कुछ एक खास बात आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो ग्राफ है ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है। मतलब इस एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल होता तो पैराबोला होता। क्या होता? पैराबोला। क्या ये तुम्हें कोई बोला दिखाई दे रहा है? नहीं। दूसरी बात, अगर आप इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के इस साइड में ऑब्जर्व करें तो यहां पर ये ग्राफ कुछ फ्लैट सा दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? तो यहां पर स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा या यहां पे ज्यादा आएगा? इधर ज्यादा आएगा, इधर ज्यादा आएगा। अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये फोर्स भी ज्यादा आएगा या नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये आपको भी पता हो शायद कि एक नॉर्मल बॉडीज को खींचना आसान होता है, लेकिन उसको कंप्रेस करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि खींचते समय उस बॉडी में जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं और उसी बॉडी को कंप्रेस करते समय जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? अलग अलग है? अलग अलग है। पहले वाले केस में कम होते हैं, लेकिन दूसरे वाले केस में ज्यादा होते हैं। इसलिए किसी बॉडी को खींचना रिलेटिवली आसान है एज कंपेयर टू उसको कंप्रेस करना। ऐसा सबके साथ नहीं होता,
लेकिन लगभग 95% बॉडीज के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो नोट डाउन करें, एक पॉइंट लिखेंगे फटाफट से। इलास्टिसिटी डेफिनेशन लिखें। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, elasticity is the property of a material which try to regain the stable equilibrium its stable equilibrium ब्रैकेट में original shape when the applied forces is removed, when the applied forces is removed. नेक्स्ट पॉइंट, ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होने के लिए कौन से फोर्सेस जिम्मेदार है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। तो ये भी लिखेंगे, इलास्टिसिटी इज ड्यू टू द intermolecular forces among the constituent particle of a body, और यहां से जो कुछ भी समझ में आया हो व्हाटएवर, ये मैंने मॉलिक्यूलर लेवल की कहानी बता दी है, सवाल तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के कॉन्सेप्चुअल सवाल काफी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ्स को चेंज कर करके वो पूछ सकता है कि किस बॉडी को इलोंगेट करना आसान है और किस बॉडी को कंप्रेस करना आसान है। क्या नोट कर लिया? करें जल्दी से फटाफट। इस पोटेंशियल एनर्जी को इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है ये उसी की वैल्यू है। ठीक है भाई, तो ये याद रखना। अगर आप मॉलिक्यूलर, लोग पूछते हैं जनरली ये सवाल कि आप जब मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो मॉलिक्यूल दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को क्यों रिगेन करना चाहते हैं? तो मैं ये बोलता हूं कि अगर आप उसके सेपरेशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अरे बढ़ी ना भाई। और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और आप सिस्टम को अगर फ्री छोड़ देते हैं तो दुनिया का हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहता है? मिनिमम करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है। इसको एक स्टेटमेंट बना के लिख ही लो, है ना। ये एक यूनिवर्सल लॉ है भाई, यूनिवर्स में हमेशा ही वैलिड है। क्या यूनिवर्सल लॉ है? फटाफट लिखें। एनी सिस्टम
always wants to minimize its potential energy. Any system always wants to minimize its potential energy if it is free to move. If it is free to move. फ्री टू मूव का मतलब है कि उस पर फिर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब खुला छोड़ दो उसको, तो अपने आप उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, घट रही होगी। अब देखना, अब इसमें भी क्या है ना कि कुछ बॉडीज होती हैं जो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। दुनिया में वैसे तो ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो, लेकिन फॉर अ वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन कुछ बॉडी ये बिहेवियर शो भी करती हैं। सर बता तो दो इसका मतलब क्या है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जब मैं बॉडी को डिफॉर्म करने के बाद छोड़ता हूं तो इट विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो अगर वो दोबारा से ही अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, एक रबर बैंड लो, है ना। उस रबर बैंड का मतलब जानते हैं, जो हलवाई उस डिब्बे के ऊपर बांधता है ना। तो उस रबर बैंड को अगर तुमने थोड़ा सा इलोंगेट किया, फोर्स लगाया, थोड़ा सा खींचा, छोड़ दिया, तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये है उसका कौन सा नेचर, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि जैसे ही आप उन एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव करेंगे, जिन एक्सटर्नल फोर्सेस को मैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस भी बोल रहा हूं, जैसे ही आप उन फोर्सेस को रिमूव करेंगे, ये गिवन बॉडी दोबारा से अपने एक्चुअल शेप और साइज में आ जाएगा। कुछ बॉडी ऐसी होती है जो दोबारा से अपने एक्चुअल शेप और साइज को रिगेन तो करती हैं, लेकिन पूरा कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाती। मान लो आपने उस रबड़ को थोड़ा ज्यादा खींच दिया होता, नहीं तोड़ो मत, है ना, उस रबड़ को ज्यादा खींच दिया और फिर छोड़ा, तो क्या लगता है, क्या रबड़ ऐसी रह जाएगी? क्या दोबारा से अपनी शेप को रिगेन करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोबारा से अपनी नेचुरल लेंथ में वापस आ जाए। तो ऐसी बॉडी जो दोबारा से अपनी नेचुरल लेंथ में वापस नहीं आ पाती, या हम कह सकते हैं ऐसी बॉडीज जिसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, ऐसी बॉडीज को बोला जाता है क्या, पार्शियली इलास्टिक बॉडीज। क्या बोला जाता है, पार्शियली इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, सब लिखवा दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसी भी बॉडी होती है कि भाई साहब तुम उन्हें कितना भी डिफॉर्म कर लो, उनके अंदर कोई भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते ही नहीं है। तो तुम जैसी शेप और साइज कर दोगे वो वैसे ही रह जाएगा। तुमने ऐसे ऐसे मोड़ के ऐसे कर दिया, ऐसे रह जाएगा। लाइक यू, कितना भी तुमको पुश कर लो, कितना भी मोटिवेट कर लो, कितना भी अच्छे से पढ़ा लो, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते ही नहीं है। तुम टस से मशीन नहीं हो रहे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गीली मिट्टी, क्ले। हाँ हाँ ठीक है, अंग्रेजी आती है तुम्हें, क्ले। अंग्रेजी यहीं पे निकालोगे तुम, भाई के सामने है। क्ले या आटा, अब वो क्या है, उस गीली मिट्टी को लो, लड्डू बना लिया, अच्छा था। फिर थोड़ी देर बाद नहीं नहीं लड्डू अच्छा नहीं रहा, बर्फी बना ली, बर्फी बन गई। फिर थोड़ी देर मूड बदल गया, नहीं नहीं अब कुछ और बनाएंगे, कुछ भी बना लो। तुम्हें क्या लगता है जैसे तुम लड्डू बना के छोड़ोगे एकदम से वो बर्फी बन जाएगा? है? फिर तो बेचारे हलवाइयों की दुकान ही नहीं चलेगी। रात को लड्डू बना करके रख गए, सुबह देखा अरे बर्फी बन गई। भाई पूछा कैसे, ड्यू टू द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा भाई, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम उसकी शेप और साइज को चेंज कर ही नहीं पाते। और अगर हम उसकी शेप और साइज को चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम जैसा बनाओगे वैसे ही बन जाएगा। ऐसा भी नहीं उसके बाद थोड़ा बहुत वो टसमस भी हो। तुमने अगर उसका रेडियस 5 रखा तो 5 ही रहेगा, सुबह भी आके देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी भी बॉडीज होती हैं जिनको इलोंगेट या कंप्रेस करने में उनमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप नहीं होते। मैंने बोला था ना ये ग्राफ सबके लिए नहीं है, कुछ स्पेशल टाइप की बॉडीज के लिए या लगभग 90 to 95% बॉडीज के लिए।
दुनिया की हर बॉडी में इलास्टिक बिहेवियर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ऐसी बॉडी को बोला जाता है प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक का जस्ट अपोजिट, दैट इज व्हाट, प्लास्टिक बॉडीज। जिन बॉडीज में कोई भी इंटरनल रिस्टोरिंग, कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे मुझसे पूछ ले कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं कहूंगा जब मैंने उसको खींचा तो उसके अंदर कोई भी फोर्स डेवलप नहीं हुआ। कौन सा फोर्स? इंटरनल फोर्स। जब कोई फोर्स ही डेवलप नहीं हुआ तो उसको क्या पड़ी है? तुम जैसे रखो वैसे रहेगा या नहीं रहेगा? अरे हाँ या ना? तो फटाफट से अंग्रेजी में एक डेफिनेशन लिखेंगे भाई। If a body completely regain, if a body completely regain its original shape and size, its original shape and size after the deforming forces, after removing the deforming forces, after removing the deforming forces, if a body regains या completely regains its original shape and size after removing the deforming forces, ये है पहले वाले की कहानी। दूसरा, दूसरे के लिए लिख लो बस वही, कंप्लीटली की जगह क्या लिख लेना? पार्शियली। इफ अ बॉडी पार्शियली if a body partially regain its original shape and size, its original shape and size after removing, after removing of the deforming forces, after removing the deforming forces, नेक्स्ट सी, प्लास्टिक बॉडीज के लिए, if a body, if a body remains in a deforming state, if a body remains in a deforming state after the removal of, after the removal of deforming forces, after the removal of deforming forces, अभी तो बेसिक बेसिक आइडिया दिया है ना, ठीक है। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्सेस हैं उसकी वजह से एनर्जी में भी कुछ लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, उसकी वजह से एनर्जी में क्या हो जाएंगे? लॉसेस हो जाएंगे, तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाएगा अगर वो पार्शियली इलास्टिक है तो। हाँ, किसमें? हाँ, प्लास्टिक में तो बात ही नहीं करनी चाहिए इस तरह की, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि वहां पे तो एक ग्राफ का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि उसमें इस तरीके का कोई इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ ही नहीं है, तो काय की पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी तो इंटरनल फोर्सेस की होती है, जब इंटरनल ही नहीं बचा तो काय का पोटेंशियल? अगर पोटेंशियल एनर्जी होती तो वो दोबारा से अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश करता। हाँ बेटा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हम ये थोड़ी कह सकते हैं दुनिया में कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, वो आगे जाकर के देखेंगे, हो सकती है फॉर अ फ्यू अमाउंट ऑफ फोर्सेस, अगर आपने फोर्सेस स्मॉल अमाउंट के लगाए तो हो सकता है वो परफेक्टली इलास्टिक की तरह बिहेव करे। अगर बहुत हाई अमाउंट का फोर्स लगा दिया या बहुत हाई मैग्नीट्यूड का, तो हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। बस आज ये जनरल इंट्रोडक्शन है, यहीं तक रखेंगे, डिस्कशन निकालिए फटाफट।
इधर आ जा तू। नहीं नहीं है 25 बार बोतल गिर गई। नहीं गिफ्ट करनी है तो दे दे। कौन मार रहा है पैर? अच्छा रोटेशनल की शीट देना जरा। O2 दिया था आई थिंक। ठीक है जल्दी। वो इंटरनल जो क्या बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हीट लॉस हो गया, किसी भी अदर फॉर्म में लॉस हो गया। ठीक है बहुत सारी तरीके हैं। तो बातचीत करना बंद कर दो बेटे। O2 दिया था। यस करके तो आए होगे। यस क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट हो गया? कैसे किया भाई बताना जरा, बताओ कैसे किया है? नहीं हुआ तो पूछोगे नहीं? अच्छा ये, हाँ भाई कैसे किया बताओ नैना देवी, बताओ कैसे किया है? हम्म कल तक बता देना आप, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक इम्पल्स दिया गया है, इम्पल्स एंड बी पे अप्लाई किया गया है यहाँ पर, और इस इम्पल्स की वैल्यू क्या दी हुई है जे। अब जरा ध्यान से देखना, इम्पल्स आपने अप्लाई किया, सेंटर के पास एक वेलोसिटी आई, मान लो वो क्या है v, और इसके पास एक एंगुलर स्पीड आई जो कि क्या है ओमेगा। तो जो आपने इम्पल्स अप्लाई किया है जे, उसको बराबर एक तो आप क्या लिख सकते हैं m इंटू वी, पहली चीज। दूसरा अगर आप इसके अबाउट टॉर्क एनालिसिस करें तो आपको पता है जे की वजह से एंगुलर इंपल्स कितना आएगा, जे इंटू एल बाई टू, बराबर इसके अबाउट आई, आई कितना है एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा। ठीक है, क्या यहां से आपके पास v और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी? तो जल्दी से बताना ओमेगा कितना आया, 6 j बाय एम एल, क्या ये बात सही है? और यहां से v की वैल्यू क्या आई, j बाय एम। लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बोला गया है, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल p एट अ डिस्टेंस l by 6 फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द a। सेंटर से a की तरफ कितने डिस्टेंस पर, l by 6 पर। इस पॉइंट की स्पीड बतानी है, वो भी अभी नहीं बतानी, वो भी बता दिया कितने समय के बाद, इतने। तो सबसे पहले ये देख तो लें कि इतने समय में ये रॉड कितना एंगल रोटेट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहा है? तो अगर वो निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा ओमेगा, सॉरी थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। ओमेगा की वैल्यू 6 j बाय एम एल इंटू टी, और टी की वैल्यू कितनी, पाई एम एल अपॉन 12 j। क्या मामला सतर है एकदम? कितना आया? मतलब हम ये कह सकते हैं कि इतनी देर में ये रॉड कितना रोटेट हो गई होगी, पाई बाई टू। तो जरा ध्यान से देखना, सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये रॉड ऐसे हो चुकी होगी 90 डिग्री रोटेट, सेंटर की स्पीड ऊपर, और ये ऐसे घूम रही होगी, ओमेगा तो चेंज होगा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट की स्पीड बता दो, एक मिनट मैंने v उल्टा बना दिया, सॉरी ये जो v है वो तो इधर ही रहेगा ना, तो रॉड की स्पीड तो अभी भी इसी डायरेक्शन में होगी क्या v। अब सवाल ये है कि इस पॉइंट की स्पीड बताओ, तो देखो स्पीड निकालने का तरीका बताया था, चलने की वजह से, चल कितने से रहा है v से, तो मैं कहूंगा कि देखो आगे की तरफ इसके पास स्पीड होगी v। दूसरा घूमने की वजह से, घूमने की वजह से इस पॉइंट की स्पीड होगी ओमेगा इंटू एल बाय 6। क्या समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा कि घूमने की वजह से इस पॉइंट की जो स्पीड है वो होगी ओमेगा, जरा ध्यान से देखना ओमेगा कितना है 6 j बाय एम एल इंटू एल बाय 6। तो इसकी वजह से वैल्यू कितनी आ गई, और v की वैल्यू कितनी आ गई j बाय एम।
v इधर, सॉरी जे बाय एम इधर और जे बाय एम इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, √2 जे बाय एम। समझ आया? सवाल अच्छा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द पावर डेवलप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। पहले तो मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछना चाहूंगा, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने? अगर कोई बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे इस पावर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर्स की जगह टॉर्क और v की जगह ओमेगा, टाउ डॉट ओमेगा, टाउ डॉट ओमेगा। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा लिख सकते हैं। उन्होंने कहा प्रूफ करो, कर देंगे, क्या दिक्कत है, इसमें तो हम बहुत माहिर हैं, यही करते हुए आए बचपन से। मान लो एक फोर्स लग रहा था और वो टेंजेंशियल दिशा में लग रहा था, ठीक। मान लो ये पॉइंट जो है जहां पे फोर्स लग रहा था, कितना घूम गया, थीटा। कितना घूम गया, थीटा। तो अगर मैं इस फोर्स का वर्क पूछूं, वर्क, इस फोर्स ने कितना वर्क किया, तो आप बोलेंगे फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर थीटा। नहीं आया? ये लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, आर इंटू थीटा, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, एफ से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये रेडियस आर है और ये एफ इंटू आर, एफ इंटू आर ये क्या है, टॉर्क। सेंटर के अबाउट क्या है, टॉर्क। तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, टॉर्क इंटू थीटा। दिस इज द वर्क डन। जैसे आप लिखते थे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन मुझे क्या निकालनी है, पावर। पावर क्या होगा, dw बाय dt। तो इसी को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो टॉर्क तो कांस्टेंट इनटू डी थीटा बाय dt। डी थीटा बाय dt क्या होता है, ओमेगा। नहीं आया समझ? तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, पावर टॉर्क इनटू ओमेगा। पावर और टाइम का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है, पावर और टाइम का ग्राफ बनाना है। अब देखना वो कैसे बनेगा। यहां पर टॉर्क की वैल्यू तो कांस्टेंट है, टॉर्क की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट। ओमेगा को किसी भी टी टाइम पर क्या लिखा जा सकता है, अल्फा इंटू टी। क्या भाई ये समझ आ रहा है? और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा, अल्फा को लिखा जा सकता है टॉर्क अपॉन आई। तो देखो बेटा, अगर टॉर्क कांस्टेंट है, समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को, पक्का? आवाज नहीं निकल पा रही है, समझ आ रहा है? ये भी टॉर्क, ये भी टॉर्क, तो ये तो कांस्टेंट है, आई तो वैसे ही क्या है, कांस्टेंट। तो तुम्हें नहीं लग रहा ये सारे टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ क्या रह गया, एक टाइम रह गया। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम। तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए, क्या स्ट्रेट लाइन आना चाहिए? आंसर भी स्ट्रेट लाइन ही है क्या? तो मैंने सही सॉल्व किया है? ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार मार्क कर लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आगे भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। मुंह बंद करोगे? हर बात पे तुम, हर क्वेश्चन पे डिस्कशन क्यों शुरू कर रहे हो तुम लोग यार? मेरी एनर्जी को क्यों तुम फालतू में एक्स्ट्रा ऐसी खर्च कर रहे हो? बार बार बोलूं कि मुंह बंद कर लो? क्या डिस्कशन हो रहा है आपस में? क्वेश्चन पढ़ो 8। ये सरफेस है और ये स्मूथ है। ये सरफेस क्या है, स्मूथ, ठीक। एक रॉड है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे वर्टिकल पोजीशन में, इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके, यूं डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ठीक। विच, इस रॉड के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका लोकस जो है वो कैसा है, सर्कल जैसा है। तो वो पूछा जा रहा है वो पॉइंट कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब भी रॉड मूव कर रही होगी, तो सपोज किसी टी टाइम के बाद
ये रॉड कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन गारंटी इस बात की कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा इस वर्टिकल लाइन पे ही रहेगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस होगा। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब देखना, मान लो ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा। ठीक, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू है L/2। कितनी है? L/2। मुझसे बोला गया कि इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा, है ना? तो लोकस निकालने का तरीका ये होता है, मान लो इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ओरिजिन। ठीक है, तो अगर मान लो वो पॉइंट यहां से r दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। अगर इस पॉइंट से r दूरी पर है, तो अगर मैं आपसे उसके कोऑर्डिनेट्स पूछूं, क्या पूछूं? कोऑर्डिनेट। क्या मुझे बता पाओगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? तो मैं ये बोलूंगा कि देखो यार, उसका y कोऑर्डिनेट तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, दैट इज व्हाट? r sin थीटा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? और अगर तुम x कोऑर्डिनेट पूछोगे तो देखो यार, टोटल लेंथ L/2 cos थीटा है और ये लेंथ क्या है? r cos थीटा। तो मैं ये बोल सकता हूं जो x कोऑर्डिनेट आएगा, माइनस बाहर निकाल लो, वो लिखूंगा L/2 माइनस r cos थीटा। घर जाकर के सोचना कैसे लिखा है। मैंने इसको ओरिजिन कंसीडर कर लिया है, किसी एक पॉइंट को तो लेना ही था। लोग कहते हैं क्यों लिया? मैंने कहा तुम किसी और को ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोकस में आपको सिखाया गया था। लोकस निकालने का तरीका यही होता है कि किसी एक पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो यहां से ये बात समझ में आ गई सभी को? क्या आपने ये सुना है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 या डबल 1? तो अगर मैं पूछूं साइन थीटा की वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे? y अपॉन r का होल स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लिखोगे? x अपॉन L/2 माइनस r का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या होगी? 1। लेकिन वो बोल रहा है सर्कल। मैथ्स के स्टूडेंट हो, समझदार हो, तो आपको एक बात समझ में आती होगी, सर्कल की कंडीशन क्या थी कि वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? सेम। पता है ये बात? पढ़ लिया? क्या चल रहा है मैथ्स में? अरे फिर तो इतने सारे बोला पढ़ लिए, तो सर्कल तो बहुत छोटी चीज है। क्या भाई, क्लियर है भाई? तो मैं ये कह सकता हूँ भाई साहब, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में r लिखा है आपने, और यहाँ पर ये जो L/2 माइनस r लिखा है, ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और अगर ये बराबर है तो इसको इधर ले आओ, तो r की वैल्यू कितनी होगी? इंटरेस्टिंग बात, जो यहां से L/4 की दूरी पे पॉइंट होगा वो सर्कुलर मोशन करेगा। उससे भी इंटरेस्टिंग बात, उसके अलावा सारे पॉइंट इलिप्टिकल मोशन करेंगे। इलिप्स पढ़ लिया? अगर इलिप्स पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन तो यही बनेगी। अगर r की वैल्यू L/4 के अलावा कुछ और हुई तो आपको समझ में आ रहा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ याद आ रहा है? तो L/4 वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा, इसके अलावा सारे पॉइंट क्या करेंगे? इलिप्टिकल। ये इस शीट में पता नहीं बहुत लंबे समय से क्वेश्चन डला हुआ है, और सेम ऐसी प्रोफाइल पर पिछले 2019 या 18 में जे एडवांस ने भी क्वेश्चन पूछा था। हाँ बोल। बोला तो उधर ले ले, इधर ले या उधर ले, कुछ भी ले ले। मैंने तो एक पॉइंट लिया है, कोई भी जनरल पॉइंट, उधर भी ले ले, क्या फर्क पड़ जाएगा? L/2 प्लस कर देगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ हाँ, तो क्वार्टर ही कर पाएगा ना वो, पूरा पूरा तो घूम नहीं पाएगा, 1 क्वाड्रेंट ही घूम पाएगा जब तक जमीन पे वो गिर नहीं जाता। ये याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन भी आएगा तुम्हारे सामने आगे। बढ़िया क्वेश्चन होता है कि किसी थीटा पर तुमसे ये पूछ लिया जाता है कि इसकी वेलोसिटी और ओमेगा क्या होगा। चलिए आगे बढ़ू। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सोचो यार, इसमें क्या था? ये नहीं हुआ। इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम ऐसे छोड़ोगे तो यहां से नॉर्मल लगेगा ही नहीं। क्या किया मैं नहीं बता रहा, इसको दोबारा ट्राई करो यार, सॉल्यूशन देखो, नहीं समझ आया तो कल डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को।
बड़े एफर्ट्स मारो इसमें, ऐसा कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 एससीवी, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया, देखना ध्यान से। फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेसेस के बीच में क्या हो, रिलेटिव स्लिपिंग हो। मेरा एक सवाल आपसे है, अगर मान लो रोलिंग वोलिंग बाद में देख लेंगे, तुम बस मेरे एक सवाल का जवाब दे देना, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर इस ब्लॉक को इस स्मूथ सरफेस पर रख देता तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता? पक्का? ठीक है। अब क्या करता, मैं इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख देता, एक और ब्लॉक, और ये वाली सरफेस भी स्मूथ होती, ये वाली सरफेस भी क्या होती, स्मूथ। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन बताओ कितना होता? क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता? अगर दोनों को रेस्ट से रिलीज करते तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इन दोनों के सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग होती या नहीं होती? नहीं होती। अगर स्लिपिंग नहीं होती तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है, नहीं लगता? नहीं लगता। वही चीज यहाँ है। अब ब्लॉक को हटा दो, उस बॉडी को रख दो। जब उस बॉडी को रखा तो उसका एक्सेलरेशन भी जी साइन थीटा, क्योंकि ऑल सरफेसेस स्मूथ दी हुई है। देख लो ध्यान से, है या नहीं है? तो जब स्लिपिंग हो ही नहीं रही तो काय का मतलब ये वाली सरफेस रफ है। अगर इवन ये रफ सरफेस भी होती, इवन ये रफ सरफेस भी होती, तो भी गारंटी है कि ये दोनों अगर एक साथ स्लाइड कर रहे होते तो फ्रिक्शन नहीं लगता। तो इसीलिए वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कैसे किया? तो वो सिंपल सी बात है, ये ऐसे रखा हुआ था, रेस्ट पे था। किस पे था? रेस्ट पे। तुमने इस कपड़े को यूं खींच दिया, तो जब खींचा तो वेलोसिटी ओमेगा आ गया होगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट आपसे पूछूं, टॉर्क कितना है? 0। अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल। इनिशियल कितना था, 0, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0। फाइनल 0 तभी होगा जब फाइनली ये क्या आ जाए, रेस्ट पर। अगर ये रेस्ट पे नहीं आया तो इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है। तो फाइनली द बॉडी विल कम टू द रेस्ट। चलती चली जाए, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से इंफिनिटी तक नहीं जा सकता। ये क्या लॉजिक है? ठीक है, होमवर्क लिखें। ये क्वेश्चन बचा हुआ है, कल करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। होमवर्क लिखो, होमवर्क। कैलोरीमेट्री की अगली रेस कौन सी है? रेस नंबर 70 कंप्लीट। और जेई एडवांस, वैसे तो काफी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं आई थिंक। हाँ, जेई एडवांस में ये है आपका पैराग्राफ नंबर 10 से लेकर के 10 से 21, 10 से 21 जितने भी हैं वो कंप्लीट। ठीक। एससीवी, क्या? एससीवी, एससीवी में O1 रोटेशनल का कंप्लीट और O2 कंप्लीट। क्या हो पाएगा? चलिए कल मुलाकात होगी फिर। V और ओमेगा इस तरीके से है ना कि दोनों का सम मिलकर के 0 है। अरे भाई 2 टर्म